नेक्स्ट आर्टिकल देखो एग्रोकेमिकल्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज भी हमारे देश में एग्रीकल्चर जो है लाइवलीहुड का सबसे मेन सोर्स है, और एग्रीकल्चर में एग्रोकेमिकल्स का यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल अंधाधुंध होता है। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आई है तब से सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक तरफ देखो ये दावा है कि इससे पैदावार इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लैंड की ज़्यादा फसल प्रोड्यूस होती है, लेकिन देखो इनके नुकसान भी बहुत सारे हैं। इन फर्टिलाइजर्स की वजह से ना सिर्फ इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है बल्कि ये केमिकल्स फूड चेन में भी एंटर कर जाते हैं। उसके बाद ना सिर्फ प्लांट की हेल्थ पर, ह्यूमन की हेल्थ पर, बल्कि एनिमल्स की हेल्थ पर भी ये केमिकल्स असर डालते हैं जिनको खेती में यूज किया जाता है। तो हमें चाहिए कि इन केमिकल्स का जो इस्तेमाल है वो कम से कम हो और कोई सस्टेनेबल अल्टरनेटिव हम फाइंड आउट करें कि अगर ये हमें नहीं यूज करना तो फिर क्या यूज किया जाए। करंट स्टेटस की देखो अगर हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडिया ने 61 मिलियन टन के फर्टिलाइजर्स कंज्यूम किए, जिसमें से 55% तो सिर्फ यूरिया था। और इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया में 65 मिलियन टन के जो फर्टिलाइजर्स हैं वो कंज्यूम हुए। और करेंटली हमारे देश में फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन जानते हो कितनी है? 42 से लेके 45 मिलियन टन के बीच में। यानी थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर्स तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो थोड़ा बहुत कितना है? 18 मिलियन टन। हमारे देश में प्रोड्यूस कम होता है, कंजप्शन ज़्यादा है। सेंटर के द्वारा यानी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है यूरिया फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी तय किया जाता है। तो अब देखो किसानों को जो फर्टिलाइजर्स हैं वो सस्ते मिलते हैं, जो चीज़ सस्ती मिलती है उसका इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। अगर देखो पेस्टिसाइड्स को रेगुलेट करने के लिए लॉस की बात करें, हमारे देश में पेस्टिसाइड्स रेगुलेट होते हैं बाय इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 और इंसेक्टिसाइड्स रूल 1971। एक्ट को इम्प्लीमेंट के लिए रूल्स लाए गए थे 1971 में। इंसेक्टिसाइड्स यानी इंसेक्ट्स को मारने के लिए, हर्बिसाइड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको मारने के लिए, रोडेंटिसाइड्स जैसे चूहे इत्यादि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं ना उनको मारने के लिए, और फंजीसाइड्स फंगस लग जाता है प्लांट्स को उनको मारने के लिए। ये तमाम तरह के पेस्टिसाइड्स देश में इस्तेमाल होते हैं। और इंडिया में पेस्टिसाइड्स की मार्केट 2021 में जानते हो कितनी थी? 212 बिलियन रुपीज़ INR है ना, और 2027 में ये बढ़ के हो जाएगी 320 बिलियन रुपीज़। इश्यूज क्या हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड से संबंधित? सबसे पहले इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। देश में देखो 292 आउट ऑफ 525, 292 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 525, मतलब टोटल डिस्ट्रिक्ट्स तो ज़्यादा हैं, लेकिन राइटर ने 525 डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या शायद इसलिए दी है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता होगा, खेती बहुत कम होती होगी। तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि 525 में से 292 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे 85% जो फर्टिलाइजर्स है वो उनका इस्तेमाल होता है। और फर्टिलाइजर्स में भी वैसे तो देखो NP के रेशो जो है 4:2:1 होनी चाहिए, मतलब यूरिया, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों के बीच की रेशो जो है कायदे से 4:2:1 होनी चाहिए। लेकिन यूरिया चूंकि सस्ता मिलता है तो यूरिया का इस्तेमाल किसान ज़्यादा करने लगते हैं, ओवर यूज हो जाता है यूरिया का। इसके साथ साथ यूरिया को कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज में भी डाइवर्ट कर दिया जाता है, जैसे डेयरी में, टेक्सटाइल में, पेंट में, फिशरीज में। अब ओवर यूज होता है यूरिया का, इस वजह से लैंड जो है अब ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता फर्टिलाइजर्स के अगेंस्ट। मतलब पहले थोड़ा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते थे, ज़्यादा पैदावार बढ़ती थी, लेकिन अब बहुत फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना पड़ता है, तब भी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन, ये इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा होगा। देखो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स में जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं ना बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, और ये वेरियस ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज़ में जमा होते रहते हैं जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर जाते हैं। समझ गए? इससे उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ता है, यानी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग डेड जोन्स। देखो केमिकल फर्टिलाइजर्स में फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, ये सब चीज़ें होती हैं। जब आप इनको बिना यूज़ किए सोइल में छोड़ देते हैं तो देखो बारिश आएगी, नदी में आ जाएंगे ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स, और नदी में आ जाएंगे, नदी गिरती है समुद्र में आ जाएंगे, या फिर किसी लेक में आ जाएंगे।
तो जहां पे भी ये न्यूट्रिएंट्स जमा होंगे ना, वहां पे एल्गी की ग्रोथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यूटोरिफिकेशन हो जाता है। यूटोरिफिकेशन में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स आ गए, न्यूट्रिएंट्स की वजह से एल्गी की ग्रोथ इंक्रीज हो गई। अब एल्गी डिकम्पोज भी होगा, डिकम्पोज होगा तो फिर CO2 जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ओशन का pH गिर जाएगा, ओशन की एसिडिफिकेशन होती है इस वजह से। और बाकी जो स्पीसीज है ना, उनका दम घुटने लगता है, वो मरने लगते हैं, इससे डेड जोन क्रिएट हो जाता है। समझ गए? यूटोरिफिकेशन हो गया, बायोमैग्निफिकेशन हो गया, ये कंसेप्ट्स आप इन्वायरमेंट में डिटेल से पढ़ते हो, लेकिन अभी आप मेंस के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेटेरियोरेटिंग सोइल हेल्थ। देखो, इन केमिकल्स का अगर ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, तो सोइल की एसिडिफिकेशन होती है। सोइल की एसिडिफिकेशन होने की वजह से ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस कंटेंट जो है कम होने लगता है सोइल में, जिससे प्लांट्स ज़्यादा लंबे नहीं हो पाते, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कम रह जाती है। इससे ग्रीन हाउस गैसेज भी रिलीज हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में। मतलब सोइल की हेल्थ पर प्रतिकूल असर पड़ता है, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है ज़्यादा केमिकल्स के इस्तेमाल करने से। इसके बाद लास्ट है डिसप्रपोर्शनेट यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स। जैसे आपको पता है, अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाता है किसानों के द्वारा पेस्टिसाइड्स को। साइंटिफिक अवेयरनेस नहीं होती किस प्रपोर्शन में कितना इस्तेमाल करना है। और पेस्टिसाइड्स लाइसेंस और मार्केटिंग का भी प्रॉपर रेगुलेशन हमारे देश में नहीं होता। जैसे देखो, अभी भी 104 पेस्टिसाइड्स हमारे देश में जो प्रोड्यूस होते हैं, उनको 2 या फिर 2 से अधिक देशों में बैन किया जा चुका है, बट इंडिया में अभी भी वो धड़ल्ले से बिक रहे हैं, सरकार उन पर लगाम नहीं लगा रही है। अब क्वेश्चन उठता है, क्या किया जा सकता है? सबसे पहले इंक्लूजन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स जैसे कि देखो राइजोबियम, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। अब एक अच्छी बात यह है, इनको ज़्यादा बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करना होना, खेत में ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं और क्रॉप यील्ड भी 10 से लेकर 40% तक इंक्रीज कर सकते हैं पर्टिकुलर लैंड के टुकड़े में। इसके बाद नेक्स्ट, इंश्योरिंग ईयर राउंड ग्राउंड कवर। अब देखो, वो एरियाज जहां पे ना सोइल का इरोजन ज़्यादा होता है, वहां पे ना कुछ पौधे ऐसे उगाए जाएं जो सदाबहार हों, पूरे साल वो सोइल पर बने रहें। इससे क्या होगा, सोइल का इरोजन नहीं होगा। मान लीजिए कुछ ऐसे पौधे उगा दिए, ऐसे पेड़ उगा दिए जो हमेशा सदाबहार रहते हैं, तो सोइल का इरोजन नहीं होता, क्योंकि लैंड खाली नहीं रहता, कुछ पौधे तो वहां पे हमेशा रहेंगे। नेक्स्ट, रूरल फर्टिलाइजर बैंक्स। फर्टिलाइजर को देखो रेगुलेट किया जा सकता है रूरल इलाकों में रूरल फर्टिलाइजर बैंक्स एस्टैब्लिश करके। किसानों का ना आधार लिंक्ड अकाउंट होना चाहिए, तो जब भी वो फर्टिलाइजर परचेज करें, सारा डेटा हो, किसान कहाँ पे किस एरिया में कितना फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रही हैं, सेल से संबंधित भी डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि कृषि डिपार्टमेंट सर्विलियंस कर सके कहाँ पे किसान अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स को। नेक्स्ट है क्रॉप ऑडिट एंड फार्मर अवेयरनेस। पंचायत लेवल पे क्रॉप ऑडिट कंडक्ट करवाना चाहिए एक्सपर्ट्स के द्वारा समय समय पे, ताकि सोयल में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के कंटेंट्स को ट्रेस किया जा सके। इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलाने की आवश्यकता है, ताकि किसानों को बताया जा सके कि आपको कितना फर्टिलाइजर्स चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एग्रो केमिकल्स के इस्तेमाल से संबंधित।